जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत स्वागत स्वागत। आपकी क्लास जो दोपहर में 12 बजे होने वाली थी, कुछ कारणवश से आज दोपहर 12 बजे में नहीं हो पाई और कल भी नहीं हो पाएगी 12 बजे। कल भी हम इस क्लास को शाम में ही करेंगे, नंबर 3 वाली क्लास, है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ है ना, सामने से मोदी जी जा रहे हैं, तो दिन में कुछ काम वाम लगे हो तो डिस्टर्बेंस हो गया था, नेट सर्विस वगैरह। तो कल भी शायद इसी तरह वो रहेंगे, तो कल फिर हम रात को आपको शाम को मिलेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे भी रीट का बैच लेना है, बट कूपन कोड यूज। बेटा कूपन कोड चेक कराओ, अभी करवाता हूँ, मेरे बच्चे चेक करवा देता हूँ। मोनू, हाँ रीट का बैच कई सारे लोगों को लेना बेटा, एक बार अभी चेक करवा दो। चेक करना भाई, बच्चे सारे कह रहे कोड नहीं लगा। केवीएस की क्लासेस बेटा 8 तारीख से, जब मैंने उस दिन बताया था 8 तारीख से चलेगी, ठीक है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट आसाम से हैं, स्वागत है उनका। जो हिंदुस्तान के जिस जिस एरिया से, उनका ढेर 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 सारा स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, अगर आप तैयार हैं तो चलिएगा। आज की क्लास को शुरू करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के साथ इस कक्षा को बढ़ाया जाएगा। आज हम जिक्र करेंगे आरटी, एनसीएफ और एनईपी का, जिसका एक विशेष योगदान होता है आपके रीट के एग्जाम में और एस्टेट के एग्जाम में। तो दोनों एग्जाम को पर्सपेक्टिव को देखते हुए क्लास आपके सामने रखी गई है। बाकी रीट का जो बैच है उसमें कोड मेरे बच्चे रीट ही लगाना, रीट लग जाएगा तो कोड काम कर जाएगा। नहीं कर रहा तो मैं टीम को बोल देता हूँ, एक बार देख लेंगे। हाँ, एक्टिव है, चेक करना अभी, ठीक है। अभी चेक करना हो जाएगा। अब उसके बाद आपके सामने एस्टेट का मास्टर बैच, इसे हटा दो भाई, इसकी लाइनें बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो रीट के लिए आप जो भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, रीट मास्टर बैच पे जाना, बाय नाउ कोड लगाना REET, और उसके बाद ये कोर्स आपका हो जाएगा मात्र 999 में। डन भाई। एस्टेट का कोर्स मोहित बेटा खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो जब पेपर ही खत्म, जब आ गया था तभी खत्म हो गया था। उसमें तो जो कुछ क्लासेस चलती हैं वो अलग होगी, ठीक है। सर थोड़ा धीरे धीरे चलना है, नोट करूंगी, ओके ऐसा कर लेना भैया। आगे देखते हुए चलते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सर्व शिक्षा के, इसमें शिक्षा का जो अधिनियम है ये आपके सामने आता है। क्लास की जो पीडीएफ है अध्ययन मंत्रा के फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में आपको मिल जाती है, आप वहां जाके इन्हें देख सकते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी, जिस पे बात करते हैं, तो आरटी के बारे में कई सारे फैक्ट हैं जिसको आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। तो कोई पूछेगा इसमें जो अध्याय होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, वो कितने होते हैं, तो याद रखना साल। कोई पूछेगा इसमें अनुच्छेद जो हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो होते हैं टोटल क्या है, 39। अगर इसके अलावा देखें तो भारत जो है, इसको अपनाने वाला जो देश बना था वो क्या था, 135वें नंबर का। अगर कोई पूछेगा पहली जो कंट्री है जहाँ पर ये हुआ था, सबसे पहला देश कौन था, तो याद रखना उसका नाम है नॉर्वे। तो ये बेसिक्स ही है। इसके अंदर अगर आप देखें कौन से अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल के अंदर आता है, तो जो आर्टिकल है वो है 21A। हाँ, और इसी के अलावा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 45, जो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, ये वाला। तो ये होती हैं मेजर बातें। अगर इसके अलावा भी कोई पूछेगा तो जो आयु वर्ग है, अगर पूछेगा आयु का जो वर्ग है वो क्या है, तो ऊपर तो लिखा है जो आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष है, जो सामान्य बच्चों के लिए है। अगर इसके अलावा आप दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि अगर आप 6 से लेकर 18 जो वर्ष है, वो ध्यान रखिएगा, डिसेबल अक्षमता वाले बच्चों के लिए ये आयु का वर्ग क्या है, बदल जाता है। तो ये बेसिक जानकारी होती है जिसको आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। कोई कहता है एक शेड्यूल, जैसे कि शिवानी ने लिखा है, शिवानी तो 38 नहीं है मेरे बच्चे, 39 हो चुके हैं। कितने, 39। तो अगर कोई भी पूछेगा तो इस बात को याद रखना, ये अब क्या है, 38 नहीं है, क्या है, 39 है। अब 39 होने के बाद आपके सामने जो बेसिक जानकारी है यहाँ पर, तो भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। उस टाइम में जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और वहां पर भी ये क्या हो जाता है, लागू। उस समय देश की जो राष्ट्रपति महोदय थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल जी। देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे, जो अभी कुछ दिन पहले जिनका स्वर्गवास हो गया। देश के एक महानतम प्रधानमंत्रियों में हमेशा गिने जाएंगे। हो सकता है कुछ समय बाद भारत रत्न के लिए भी इनका नाम जाए, और मुझे लगता है मिलना भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल उस टाइम HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। HRD मिनिस्टर का मतलब होता है
ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो आज के टाइम में हमारे क्या है, एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया। तो एचआरडी मिनिस्ट्री आज जो मानी जाती है वो मानी जाती है किसके साथ, वो जानी जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। यहाँ इतनी चीज की जानकारी मिलने के बाद आपके सामने आते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस किस तरीके से काम करता है, तो इसको जरा आप समझेंगे। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन आता है, उसमें एक संशोधन में अनुच्छेद 21A को क्या है, जोड़ा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन कब आया था, 2002 में। उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। जैसे आपका जीने का अधिकार है उसी तरह आपका पढ़ने का भी अधिकार है। यहाँ पर आपके सामने हुआ अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का क्या है, दर्जा दे दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी को क्या है, पारित कर दिया जाता है। और उसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही आरटी एक्ट जो है अधिनियम के रूप में बन जाता है। ये है बेसिक सी जानकारी आपके सामने। देखो इतनी जानकारी जानने के बाद आपके सामने अगर कोई आता है तो हमने ये जाना है कि नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में आया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट जो है वो पूरे भारत में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत जो है वो विश्व का कौन सा नंबर बन जाता है, 135 वाला। और 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त कराने वाला राजस्थान देश का क्या है, पहला राज्य बन जाता है। राजस्थान विशेष पे रीट में सवाल पूछा जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने कहा कि अगर कोई पूछेगा कि देश का वो कौन सा राज्य है जहां 1 से 12 तक सभी बालकों के लिए शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे बता दिया था। अभी प्रीतम जी जब वो नया बैच आएगा बिल्कुल बताएंगे मेरे बच्चे, अभी तो नहीं है, ठीक है। अब इतनी जानकारी को जानने के बाद अगर आप जान लेते हैं तो हमने कई सारी चीजें देख ली। और अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ा जो अध्याय है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा आरटी का जो सबसे बड़ा अध्याय है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो याद रखिएगा वो है चैप्टर नंबर 4। तो जो 4 है वो सबसे बड़ा है, आपको इस बात को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। प्रियंका जी आपने कल बैच लिया है मेरे बच्चे, जो क्लासेस जहाँ हैं वो पूरी हो गया, आपने अभी बैच लिया तो बिल्कुल। और जो चैप्टर नंबर 4 है वो सबसे बड़ा है। और 4 में याद रखना 4 तिया कितना होता है, 12, और 4 सते कितना होता है, 28। तो याद रखना इसमें इस तरीके से कि 4 जो है टोटल चैप्टर कितने हैं, 7 हैं। 4 से पहला कितना है, 3 है। तो इसका मतलब इसमें 12 से लेके 28 अनुच्छेद का क्या है, जिक्र आया है। सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। डन भाई। सर मेरा 94 बन रहा है सीटेट में, आज़ादी बैच पोर्टल स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। फर्स्ट अपडेट शाबाश, अभी तो रिजल्ट आएंगे सारे अपडेट लेके चलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो, जल्दी बताइएगा। चार्जिंग नहीं आया क्या अभी तक, मंगवा। अब आपने अगर यहाँ तक की जानकारी रख ली तो ये 12 से 28 क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। क्लास की पीडीएफ बेटा ये वाली अध्ययन मंत्र ऐप पर मिलती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने जान लिया तो इसके जानने के बाद आपके सामने आता है एक और। देखो हमारा मूल कर्तव्य जो होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, उसमें माँ बाप भी ये कहते हैं कि भैया अगर ये रूल लागू हो गया तो माँ बाप को भी मतलब बच्चों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसने अगर आपके सामने कहते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो क्या है, 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में क्या है, बताया गया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बाल शिक्षा के अधिकार की निगरानी जो रखता है उसका नाम होता है NCPCR। क्या होगा, NCPCR। मतलब अगर पूरे राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पर देखेंगे तो जो शिक्षा के अधिकार पर जो बात करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो काम करता है उसका नाम है हमारा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होगा। बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अनुसूची 7 अध्याय और क्या थे, 38 से, जो अब क्या हो चुके हैं, 39 हो चुके हैं। पहले नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं थी, अभी नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई है। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पक्का पक्का क्या होगा,
फेल होगा, है ना। अब इतनी बातें अगर आपने जान ली, इतनी बातें आपने समझ ली, तो इसके बाद अगर आपके सामने जानकारी आती है तो शिक्षक के कार्य दिवस की जानकारी आती है। यहाँ देखो, इसमें ना जो फैक्ट हैं वो याद रखना। क्या होगा? फैक्ट। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले भी बना रखी है आरटी पे, उसे भी आप पढ़िएगा, आपको काम आएगी। तो अगर कोई पूछेगा तो मेरे बच्चे जो प्राइमरी पीआरटी लिख लेते हो तुम जैसे, तो पीआरटी जो प्राइमरी क्लासेस हैं, तो इसे बस 1 से लेके जो 5 तक का प्राथमिक स्तर है उस पर जो मास्टर जी हैं वो याद रखना 200 डेज तो क्या है उन्हें स्कूल में जाना पड़ेगा, और इंटू 4 के हिसाब से मान के चलना कि कम से कम 800 घंटे उन्हें क्या है बच्चों को पढ़ाना होगा। लेकिन 6 से बड़ी क्लास में अगर आप आओगे 6 से 8 तो 220 है, और जो घंटे हैं वो क्या है 1000 है, और मास्टर जी को पर हफ्ते, इसका मतलब एक मास्टर जी जो तुम बनोगे तो तुम्हें अपने स्कूल में जाना है, और बच्चे को एक हफ्ते में मतलब मंडे टू सैटरडे अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो तुम्हें कम से कम 45 घंटे की ड्यूटी देनी है। इसका मतलब तुम्हें 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब घंटे का जो एरिया है वो 40 मिनट है, 45 मिनट है, ये आपके स्कूल पर है। नॉर्मल 45 मिनट का ही क्या होता है, घंटा होता है। तो 1 घंटे इसमें याद रखना मेरे बच्चे कि अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल पर कितने हैं, 200 दिन होने चाहिए, 800 घंटे, 6 से 8 पे 220 दिन होने चाहिए, 1000 क्या होने चाहिए घंटे। अब ये होता है विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, जो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई तुमसे ये वाली बात पूछेगा कि बताइएगा एक अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो अनुपात जो होगा वो इस तरीके से होगा आपके सामने जी, यहाँ पर कि 1 से 5 तक के 40 बच्चों पर याद रखना क्या होगा, एक शिक्षक होगा, ये बात हुई। 60 बच्चों पर क्या हुआ, 2 शिक्षक होंगे। नॉर्मली इसे अगर आप देख के चलेंगे तो इसे कंफ्यूज होने के बजाय हम आपको इसको और साधारण तरीके से पढ़ा देते हैं कि अगर आप प्राथमिक पर हैं, तो अगर प्राथमिक कक्षाओं में आप जा रहे हैं तो बस याद रखिएगा 1 से लेके 30 तक, है ना। या आप कह सकते हैं यहाँ तो कितने की जरूरत होगी, एक टीचर की। तो जो एक अध्यापक की जरूरत होगी, 1 सेकेंड होल्ड करना भाई। हाँ जी अंकल जी। हाँ हाँ, ना ना पैदल है। हाँ मोदी जी आएंगे, आज पूरे का पूरा रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक ठीक, भेजना भेजना, ओके अंकल, नमस्ते। हाँ जी। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो सवाल होगा तो ये प्राथमिक पे ही याद रखना, और अगर उच्च प्राथमिक पर कोई आपसे पूछने की कोशिश करेगा तो याद रखना नॉर्मली 1 से 35 बोल दिया जाता है, बट इतना याद रखना अगर कोई 31 से लेके 60 के बीच है तो इसका मतलब टीचर चाहिए 2। अगर मेरे बच्चे 61 से लेके आपके सामने आ जाए 90 तो टीचर चाहिए अपने को कितने हैं, 3। और अगर 91 से लेके आ जाए 120 तो टीचर चाहिए 4, प्लस में एक और हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक सिनेरियो बदल जाता है, जो बदल जाता है आपके सामने क्या होगा, अगर 150 से 200 बच्चे आ जाएंगे तो रेशो जो हो जाएगा वो 40:1 हो जाएगा, लेकिन 5 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक होना क्या है अनिवार्य। मतलब स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं तो एक प्राइमरी, एक टीचर प्रिंसिपल वाला होना चाहिए, साथ साथ में क्या है 5 अध्यापक। अब तुम ये मत सोचना कि 5 अध्यापक 1 2 3 4 5 खड़े होके पढ़ाएंगे ना। याद रखना वो 5 का मतलब क्या, सेक्शन 5 बनेंगे। इसका मतलब तो जो 3 से टीचर हैं तो ये कहना चाहता है कि 3 क्या बनेंगे, सेक्शन। 4 टीचर का मतलब क्या है, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, तो 5 सेक्शन हो जाएंगे। बट बच्चे क्या होंगे फिर 30 से क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। आई बात समझ में, हाँ या ना? अरे कल हमारे यहाँ पे ना मोदी जी हमारे ऑफिस के इधर से गुजर रहे हैं, घर के उधर से भी गुजर रहे हैं, तो इसलिए जो रास्ते वास्ते हैं बिल्कुल एकदम क्या कर दिए गए, जाम कर दिए गए एकदम बिल्कुल। रास्तों पर ऐसे बैरिकेड लगा दिए गए, गाड़ियां नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती, तो वहां हो रहा है इशू। ठीक है चलो, बढ़िया। आगे देखें, जनरल कैटेगरी में म्यूजिक बिजली, यहां तक बात समझ में? आगे बढ़े। तो अगर आपने इतनी जानकारी रख ली तो बढ़िया।
अब देखो उच्च प्राथमिक पर जो होगा स्तर क्या होगा 35 पे 1, बाकी जो चलता रहेगा 100 से अधिक ज्यादा बच्चे होने, क्योंकि भैया थोड़े बच्चे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाते हैं, संभालने के लिए टाइम चाहिए, और उनके लिए क्या है, एक प्रधान अध्यापक भी उन पर आ जाता है। तो इतनी जानकारी जानने के बाद आपके सामने कुछ सवाल आते हैं आरटी के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो मैं एक बार हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं आप लोगों को। इस क्लास की एक घटना मैं आपको समझा दूं। जितने भी बच्चे इस क्लास में मैसेज करते हैं, देखिए मुझे अच्छा लगता है आपका रिजल्ट अच्छा आया, बट मैं एक अध्यापक के तौर पे हमेशा चाहता हूं जब हम क्लास ले रहे हो ना तो उसमें पढ़ें। बिल्कुल आशीर्वाद मेरे बच्चे, तुमने आ लिया, अब तुम्हें अगला बैच ज्वाइन करना है, सब कुछ आ जाना, हो जाएगा सब कुछ, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक बढ़िया से कॉफी बना के दे यार। तो हमने एमसी के, तैयार हैं आप लोग? हाँ बोला चलेगा। तो आज आ जाए भाई बेटे। भैया ने तो हमारा घर रोक दिया। ओ भाई, हमारे घर के आगे दिए किसने बैरिकेड लगा दिए, मतलब हमने निकलने नहीं देंगे ये। हाँ पूरा का पूरा से बैरिकेड लगा दिया, तो गाड़ी भी नहीं जाएगी अब तो शाम में। चलो भाई पैदल जाएगा आज, है ना, पैदल जाएंगे आज हम। बहुत दिया, चलिएगा आगे बढ़िए भाई। सवाल पहला आपके सामने स्क्रीन पर, तरोताजा फ्रेश सवाल। मेरे बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला सवाल का जवाब दो, पोल के साथ नहीं, बिना पोल के। ये बताओ भारत में आरटीई अधिनियम शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? लागू पूछ रहा है भैया, लागू बताओ। आ जाओ आ जाओ भाई, एक कॉफी ये लो यार, मैंने सुबह से नहीं पी थी, तुम लोगों के नाम। देख लो देख लो, चलो आ जाओ। मेरे को लग रहा कल अगर मेरे को मोदी जी रास्ते मिल जाए, मैं बोल दूं सर जी, मैं क्या मोदी जी बस एक दरखास्त है तुमसे, हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हारे बालकों को नौकरी दे दो। लोगों को घर मिल रहा है हमारे बालकों को घर तो बस जान दो, घर मिल जाएगा, बेचारे क्या करेंगे ना। वो यहाँ हमारे यहाँ ना झुग्गी झोपड़ी हटा के एक बिल्डिंगें बनाएंगे, उसमें गरीबों को क्या मिल रहे हैं घर। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करो, हे मेरे मालिक, है ना, मेरे भगवान जी, अभी फिलहाल तो तुम नौकरी दिलवा दो, योगी जी को कुछ आदेश वादेश दो, यूपी में नौकरी वोकरी दे दें, है कि नहीं। चलो आ जाओ, डन। चलो आपने इस सवाल का जो जवाब दिया, तो आपने पहले सवाल में जो जवाब दे रहे हो मेरे बच्चे, क्या दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नंबर पहले का जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो, तो सही है। 2009 में बेटा आया था, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010। तो जिन्होंने फर्स्ट ऑफ अप्रैल अप्रैल फूल बनाया है ना, तुमको समझना आया, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आया। नेक्स्ट नंबर देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किसका समर्थन करता है, बताओ किसका समर्थन करता है, फटाफट बताइए। सवाल आपके सामने दूसरा है, फटाफट जवाब दीजिएगा क्या होगा जी। सर मेरे 94 बन गए, बहुत बढ़िया, अरे सारे पास हो जाओगे, तुम आओ। क्या हो गया? कब? पता नहीं, कौन सा दिखा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किसका जो है ना समर्थन करता है, बताइए। सवाल नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और 2 का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्या है, समावेशी शिक्षा। जितने लोगों ने बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, कल से सवाल बस हिंदी हिंदी में कर दूं क्या, या बाइलिंगुअल ही रहने दूं, बताओ जरा। सवाल हिंदी में कर दूं तो ऑप्शन नंबर ए दबाओ, बाइलिंगुअल कर दूं तो ऑप्शन नंबर बी दबाओ, बताओ जरा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, मैं जानता था। लालची तुम ऐसे हो, तुम कभी भी एक चीज को पसंद ही नहीं करते, तुम्हें भी दो ही चाहिए। नंबर देखो मेरे बच्चे 3, राष्ट्रीय स्तर पर बाल शिक्षा के अधिकार की निगरानी के लिए किस एजेंसी को सौंपा गया, अभी पढ़ा के लाया हूं।
बच्चे के अधिकारों को संभलने के लिए, बचाने के लिए आपको ये बताना है कौन सी एजेंसी को इन्होंने क्या दिया है, काम दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल का जवाब आ गया आपके सामने, नंबर आपके सामने 3 है, जल्दी बताओ। चलो राष्ट्रीय स्तर पर आ जाओ भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया चाह रहे हो। राष्ट्रीय स्तर पर बाल शिक्षा के अधिकार को ने अभी बताया बेटा एनसीपी, क्या याद रखोगे, एनसीपी। उसके बाद क्या जोड़ना था, सीआर, और ये रहा एनसीपी, इसको याद रखना क्या है, सीआर। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चुन लिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम क्या है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार इसका भी जरा जवाब दो, क्या कहता है। और कल का टॉपिक याद रखना, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वाइगोत्स्की, पियाजे और ब्रूनर, ठीक है जी। नंबर आपके सामने आता है 4 सॉरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आधार प्रदान करने वाला संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था। नंबर 4 को आपको क्या देना है जवाब। सवाल नंबर 4 का फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, सवाल नंबर 4 का जवाब दो मेरे बच्चे, सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 4 का जवाब बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, 4 का जवाब कुछ ने कहा, डी लगाओ सर, डी डी डी, बहुत बढ़िया। कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, बहुत बढ़िया। 86 वाला जो संविधान संशोधन है, एकदम बढ़िया। 4 का जवाब तुमने दिया है सही। आगे देखो नंबर आपके सामने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंबर 5, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किसमें शामिल है, जल्दी बताओ। नंबर आपके सामने 5 आ गया, बताओ सवाल नंबर 5। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब दो नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। चलिए आपने जो इस सवाल का जवाब दिया है यहां, तो इस सवाल में आप जो जवाब दे रहे हैं, देखो एक बात तो कंफर्म थी मेरे बच्चे, 6 से 14 का जो निशुल्क का है, हमारे सामने 2 आर्टिकल हैं। नंबर 5 में कंफ्यूजन आ सकती है, तो 5 में ए होगा कि सी होगा। देखो 5 का जवाब अगर लिखा है आर्टिकल 15, 26 तो गलत है मेरे बच्चे। कहीं अगर लिखा हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखना हम बड़े वाले को समझते हैं, सेंट्रल वाले को, लेकिन अगर इसमें राज्यों को लेके आता तो नंबर क्या होता है, डीबी। तो पहला जो हमेशा होगा हक किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी का। पहला याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कौन याद कर रहा है इसके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगर आर्टिकल 21 ए नहीं है तो हम किसको जवाब देंगे, आर्टिकल 45। याद रखोगे 45 का, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है। विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। बताओ जरा क्या आएगा इस सवाल का जवाब। याद रखोगे सेंट्रल का 21 होगा, अदरवाइज हमारे सामने 45। नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, बताओ। राज्य बोले तो याद रखना 45, अदरवाइज हमारे सामने क्या होगा, नंबर ये नेक्स्ट लगा दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अगर इंक्लूडिंग वाली बात आ रही है, तो नंबर 6 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से किसके साथ जाएगा, 6 का जवाब होगा क्या है,
आपने अगर देखेंगे तो भाई मैंने कहा था ये उतना ही है जैसे जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो नंबर 6 में जो पहली बात होगी, समानता का अधिकार से भी ज्यादा जरूरी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो नंबर 6 में अगर जवाब दे रहे हैं बी, तो बिल्कुल क्या है, सही। मेरे बच्चे राइट टू फ्रीडम होगा, क्या होगा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम होगा, राइट टू लिव होगा। बट अगर इस सवाल में दिखा है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी। कुछ लोगों ने डी दिया है, कुछ लोगों ने डी दिया जी नहीं, राइट टू जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7। केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय वह धाराएं हैं, बताइएगा जी। नंबर आपके सामने 7। केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय वह धाराएं हैं, बताइए जल्दी। इस सवाल का जवाब क्या होगा, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी। चलो देखो, अगर आपके सामने यहां पर सवाल आ जाता है तो आपने इस सवाल में जो जवाब दिया है वो क्या दे रहे हैं यहां पर। तो नंबर 7 में आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर क्या है, बी। बिल्कुल, हमने मेरे बच्चे थोड़ा सा अपडेट कर लेना इस ऑप्शन को। अब अगर नहीं में आएगा तो 38 धाराएं नहीं, मैंने अभी बताया था कितना है, 39। नॉर्मली आप इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपडेट कर लेना। 38 नहीं है, क्या है, 39 हो चुके हैं। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी दिया बिल्कुल क्या है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे को अच्छा लगा कि आपने अपडेट भी करके लिखा है, ये मेरे को अच्छा लगा कि आपने क्या है, अपडेट किया। जो मैं चाहता हूं तुम लोगों से हमेशा कि तुम बढ़िया से ऐसे पढ़ो, यही सबसे बड़ा सुख है मेरे जीवन का। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में सबसे अधिक धाराएं हैं, अगर तुम मजा आ जाए मेरे को कितनी धाराएं हैं वो भी लिखवा दो, ठीक है। चलो आगे बताओ। नंबर आपके सामने आ गया हमारा जी। नंबर आपके सामने आता है सवाल नंबर 8, ऑप्शन नंबर ABCD जो है। नंबर 8 आपके सामने आता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में। अब देखो इस सवाल में हमने अभी बताया था सबसे बड़ा क्या होगा, 4। और 4 के साथ मेरे बच्चे हमने एक चीज और बता दी थी याद करने के लिए, 4 के टेबल से 3, टोटल चैप्टर कितने हैं, 7। तो 4 तिया कहाँ है, 12, और 4 सते कितना हो, 28। तो 12 से लेके 28 तक के अंदर ये चलता है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। नंबर 9, ऑप्शन नंबर ABCD। नंबर 9, नंबर 9, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेखित किया गया है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो नंबर 9 जब आपके सामने आता है तो 9 का जो जवाब है बहुत बढ़िया। आपने कहा ये मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, तो आपने मेरे ओहो हो चलेगा, ये तो बात गड़बड़ आ गई भाई नंबर 9 वाली। तो नंबर 9 तो थोड़ा सा हो जाए एक बार, कितने बालक मेरे हैं, चलो 1 2 तो बस अपना दोस्त नहीं आया, मदर नहीं आई, फलानी। ओहो हो, सेक्शन कितना दे रहे, 21 की सेक्शन 29। चलो इस बात में ये है कि आपका सेक्शन जो 28 है, तो मेरे बच्चे याद रखना ये तो नो ट्यूशन है, इसका मतलब कोई भी ट्यूशन नहीं होगा। धारा 10 का, 21 का, 29 का। अब देखो तुम्हारे जीवन में कुछ आ रहा है, इसके बारे में बता दे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में बेटा याद रखना, अगर कोई भी आ जाए, सेक्शन 29 का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन शुड बी चाइल्ड मदर लैंग्वेज। याद रखना, अगर 29 तो याद रखना मां कह देगी पीट पीट के बना दूंगी तेरा 9 2 11। अब सवाल आता है कि सेक्शन 20, आपको सेक्शन 21 और सेक्शन 10 में क्या होता है। तो
तो बताता हूं तुम्हें अब इसके बारे में, बट एक बात याद रखना, अगर आपके सामने क्लास 8 तक, याद रखना मेरे बच्चे, क्लास 8 तक मदर टंग में क्या बोला, 9 2 11 को 2 9 11 करना है ना, दोनों। तो याद रखना दोनों, और दोनों क्या हो, मान लेना माँ और तुम हो। तो याद रखना मेरे बच्चे, तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा ये वाली बात के साथ, तो 29 होगा। अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल जो हमारा इसमें 10 है और आर्टिकल जो 21 है, किसी को पता है क्या होता है 21 में? आरटी सेक्शन 21 याद रखना है ना। अगर कोई बेटा ऐसे याद रखना, ऐसे कहते हैं ना, तुम नंबरी बाप 10 नंबरी, है ना, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। तो मेरे बच्चे याद रखना, 10 नंबरी से बाप को 10 नंबरी नहीं बनाना, बस पेरेंट्स याद करना है। तो अगर माता पिता की ड्यूटीज के बारे में कोई आ जाए तो आ जाना यहाँ, लेकिन समाज वाली जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाली है वो लिख देना आर्टिकल 21। तो 21 में क्या होगा, एसएमसी आ जाएगा, और उसके बाद 10 में क्या आएगा, माता पिता, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। इस तरीके से याद रखने की ट्रिक याद रखना। याद रहेगा हाँ या ना? कोई मेरा बच्चा जिसको ये बात समझ में ना आई हो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं सर आप बता दिए। डन मेरे बच्चे। सवाल का जवाब, एक सेकंड एक कॉल ले लो बस, तुम जब तक नया सवाल बताओ जब तक तुम। नंबर 10। हाँ भाई। हाँ जी। बंद है? अच्छा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मतलब वो कैसे बंद होने हैं? तो बच्चों को फिर क्लास के ऑफ करवा दें यहाँ का? हम्म, अच्छा बेटा एक सेकंड बस यार, एक सेकंड देखें यहाँ। यार ये चल गए सुबह, तो बच्चों को मैसेज करवा दो फिर यहाँ का। नहीं बेटा हटाया नहीं गया, अपडेट किया गया। हम्म। नहीं गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं खड़ी होंगी, हटा दो सब। चलो ठीक है, हटवा दो हटवा दो। चले बेटा, आओ जरा नया इस सवाल में देखो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालयों वह शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? नंबर 10 का जिक्र करो। अरे कुछ नहीं, वो मोदी जी आ रहे हैं ना, तो अभी हो क्या रहा है कि अभी तक बच्चों की क्लास थी, तो अभी कल ना कि ये सारी दुकानें और सारे ऑफिस बंद रहेंगे, मतलब देख लो देश का हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं, हम ही देश में है। अरे अपने प्रधानमंत्री की हम रक्षा करेंगे, उनकी रक्षा में कुछ वो थोड़े ना, पर वही है देश के प्रधानमंत्री, अब आदेश आ गया कि सारी चीजें बंद रहेंगी, तो अब बंद रहेंगी तो कल बच्चों की क्लास भी बंद रहेगी, है ना। हाँ। हम्म। हम्म।
बेटा क्या है, कौन सा, एक तो तुम लोग ना पागल से हो जाते हो। मैंने याद तो रहा, 28 में लिखा तो था। कहाँ गया लो, सारे पढ़वाओगे क्या? नो ट्यूशन लिखा तो था 28 में मैंने, पढ़ा नहीं था क्या ध्यान से? ये रहा, नो ट्यूशन तो लिखा हुआ है कि आप जो सरकारी टीचर होंगे वो ट्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, चलो नंबर 10 का जवाब देंगे अपन लोग। सवाल नंबर 10 का जवाब, हाँ कल ऑफलाइन क्लासेस बेटा बंद रहेगी, ऑनलाइन चलती रहेंगी, ऑफलाइन बंद रहेंगी। तो शिक्षा का अधिकार जो कानून के अंतर्गत किस अध्याय में, नंबर 10 का जो जवाब होगा, तो सवाल नंबर 10 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो याद रखना, विद्यालय जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो आपकी जो हमारी क्या है एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, उस बात का मीनिंग क्या होगा? तो नंबर 11 का आपको जवाब देना है कि उस बात का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने है, बताइएगा। चलो आपने इस सवाल का अगर जवाब दे रहे हैं यहाँ, तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो आपके सामने अगर नंबर 11 है तो 11 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी। बेटा मेरी क्लास 8 जनवरी से होंगी, केवीएस के नए बैच में और डीटी प्लस में जाएं तो 8 जनवरी तारीख को फिक्स कर लो। तब तक एडमिशन ओपन है, डिस्काउंट के 48-72 घंटे जो बाकी हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ ध्यान दो, नंबर 11 का जवाब आप दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए बी सी में, तो इसका जो पूरा 1 से 5 नहीं होगा, 1 से 6 नहीं होगा। अगर आरटी के माध्यम में पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन तुम में से जो कुछ लोग बिना पढ़े लिखे सवालों का जवाब देते हो, उन्हें लगता है प्राइमरी क्लास का मतलब 1 से 5 होगा, तो 1 से 5 लिखेंगे। याद रखना, राइट टू एजुकेशन का जो मतलब होगा एलिमेंट्री एजुकेशन, वो क्या बोलेगा आपके सामने, 1 से लेके 8 तक। क्या होगा, 1 से लेके 8। चलो बढ़ते चलो थोड़ा स्पीड के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किन पर लागू नहीं होता? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किन पर लागू नहीं होता, इस सवाल का आपको जवाब देना है। रीट में तो मेरी क्लास चल रही है। ये कौन सा बच्चा है जिसका कह रहा चल नहीं रही, देखने को इसके। चलो हो गया। नंबर आपके सामने आ रहा है यहाँ पर 12। सवाल नंबर 12 का अगर आपने जवाब दिया, देखो अभी मैंने बताया कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और प्राइवेट कोचिंग के साथ रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरे बच्चे याद रखना, जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं उन पर ये काम नहीं करता। मतलब ना तो बेटा ये गुरुकुल में काम करेगा, ना ये मदरसों में काम करेगा, ना ये वाला जो है गुरुकुल में काम करेगा, ना मदरसों में काम करेगा, ना फिर ये क्या है मिशनरीज स्कूल में काम करेगा। किसी भी रिलीजियस उस पर ये काम नहीं करेगा। ठीक। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने, एक टीचर जो है हर हफ्ते कुल कितने घंटे की पढ़ाई करवाएगा, ये सवाल ने पूछा है, बताइएगा। एक जो टीचर है वो कुल कितने घंटे की पढ़ाई करवाएगा, बताओ जरा। चलो अब आपके लिए, हाँ बेटा टीजीटी के लिए देख लो, सीटेट के अलावा कोई भी देख लो, सबके काम की क्लास है ये। तो अभी बताया था कि तुम्हें 45 घंटे की मजदूरी एक हफ्ते में करनी ही करनी होगी, याद रखना। सरकारी नौकर जिस दिन बन जाओगे उस दिन 45 घंटे जरूर मजदूरी करोगे, ये सरकार का क्या है आपके सामने हो। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षक को कितने कार्य दिवस होंगे? घंटे मैंने बता दिए, पूरे साल में बताओ कितने दिन होंगे, पूरे साल में कितने दिन होंगे? हमने अब पढ़ लिया, थोड़ा स्पीड के साथ चलते चलो, बताओ। यार एक बार रीड के बैच मेरी क्लास का देखो जरा, आकाश को बुलाओ। नहीं, मैं पुराने में कहा सीन क्या है। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया बहुत बढ़िया है ना, इतनी जल्दी में गलत गलत हो कोई बात नहीं। चलो आगे देखो यहाँ, तो अगर आपने देखा होगा तो मेरे बच्चे क्या है, किसमें पूछा गया है, प्राइमरी टीचर। और प्राइमरी टीचर के कितने दिन दिए थे हमने, 220। अपर प्राइमरी वाले याद रखना जो कितने होंगे, अपर प्राइमरी जो था हमारे सामने वो हमारे सामने 220 होगा। और अगर प्राइमरी होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो जितने लोगों ने डी लगाया वो बिल्कुल सही है।
और बाकी चीज अगर देखेंगे 200 दिन लिखे हों तो 200 दिन के साथ मेरे बच्चे इस पे क्या होगा 800 घंटे, और अगर 220 वाले पे लिखा हो तो फिर इसका मतलब 1000 घंटे। ये हुई बात। आगे देखेंगे नंबर 15, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आपको बताना है स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है उस बात का मतलब क्या होगा। हरियाणा में तुमने देखा हो स्क्रीनिंग प्रोसेस चलता है, उसी तरीके से आप देखें जी। बात तो सही है। हाँ बेटा, टीजीटी पीजीटी वाले सीटेट को छोड़ के बाकी सारे लोग देखो, सीटेट वाले भी देख सकते हैं, बट सीटेट में फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं आते, है ना, चलेगा। अरे यार रुक जाओ तुम लोग, बता कोर्स की बात कोर्स में किया करो यार, क्लास में क्यों करते हो सारी बातें, क्लास के दौरान पढ़ा करो। चलो नंबर आप, मैं किसी का कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा भाई, पढ़ने आओ, पढ़ो आराम से। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा अगर बच्चे होगा ऑप्शन 4, तो मेरे बच्चे 15 का जवाब बहुत बढ़िया। 15 का पोल लगाना एक बार, सवाल नंबर 15 का पोल लगा रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। 15 का पोल देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारा सबका पोल सही रहा, सबका पोल सही रहा, तो अभी के अभी एक बार अनाउंसमेंट कर दूंगा तुम लोगों के लिए, और बोलो जल्दी। पोल में आ गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी 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 डी, बहुत बढ़िया, डी जवाब दे रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म। बस ये थोड़ा अपडेट लेट देता है ये। हाँ, पहले आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, तुम समझे ही नहीं थे जब मैंने पोल लगवाया था इसी बात के लिए। तो जितने भी लोगों ने सवाल का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, वो एक नंबर के बिल्कुल नालायक गधे बेवकूफ हैं। डी जवाब नहीं, अरे पगलो, आरटी में नो स्क्रीनिंग होती है, नो स्क्रीनिंग। तो नॉर्मली अगर इसका मतलब क्या होगा, तो 15 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्ड बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस में है यहां पर कि भैया आप कोई भी प्रवेश परीक्षा लेते टाइम बच्चों से कोई भी उसका स्क्रीनिंग टाइप टेस्ट नहीं लेंगे, माँ बाप से पूछेंगे नहीं कितना पढ़े लिखे हो किसी विषय, तो सवाल का जवाब ए होगा। और देखो आपने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया, क्योंकि तुम इसलिए सीटेट वालों तुम वो करते हो ना ऑल अराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये लोग गुरुजी ये तो हमें पॉजिटिव वर्ड बताया गया है, जब जब ये आ जाएगा, जब जब होलिस्टिक वर्ड आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा पूरा। कोमल बेटा एक बार आप अपना मैसेज ना दिन मंत्रा के इस नंबर पर कर दो, इसी पे ना एक बार मैं चेक करा दूंगा आपके अकाउंट में क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है, जो भी जिसका भी एक बार प्लीज अपडेट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब यहाँ दिया है वो ऑप्शन नंबर क्या होना था ए, तुमने जवाब दिया डी, और कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, और कैसे दबा के लगाया तुमने डी 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 डी, मैं जानता था तुम जैसे वो। नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने का प्रतिबंध, अभी बता के लाया था, टीचर निजी स्कूल में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये कौन सी उसमें लिखा गया है, जल्दी बताएं। हम्म। चलो आगे, आपके सामने यहाँ नंबर 16 है, सवाल नंबर 16 अभी पढ़ा के आया था 2 मिनट पहले, बताओ जरा। ठीक है बेटा ज्योति, मैं चेक करवाता हूँ एक बार, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है ठीक है ठीक है, कल तक का टाइम दो। नंबर 16 आपके सामने है, सवाल नंबर 16 का आपको जवाब देना है, बताइए सवाल नंबर 16 आपके सामने क्या जवाब देता है, या आपको क्या जवाब पता है, जल्दी बताइएगा। हम्म। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ने, हाँ पढ़ाने पर प्रतिबंध, अभी बताया था बिल्कुल सही, वो क्या है आर्टिकल 28 है ना। चलो, शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी से क्या तात्पर्य है, ये वो है नो डिटेंशन पॉलिसी जिसमें अभी ये कर दिया गया अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा अच्छा तो उसको आप फेल कर सकते हैं, ये रहा आपके सामने, ये रहा जी। बीटेक वाले टीजीटी में वैलिड होंगे, ई आर रीता बेटा टीजीटी में, केवीएस में नहीं होंगे, इसमें कोई चांस बन सकता है अगर आपने अकाउंटिंग और वो पढ़ा हुआ होगा।
नंबर आपके सामने 17 है। सवाल नंबर 17 नो डिटेंशन पॉलिसी है। 17 का जवाब आपको देना है, क्या होगा 17 का जवाब? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी के कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। बट अब क्या हो चुके हैं, डिटेंशन पॉलिसी, अगर बच्चा बार बार नहीं पढ़ता तो नो को बोला जाएगा बेटा नो, अब तू इसी क्लास में पढ़, आगे के लिए तेरे को बोला जा रहा है नो। आरटी के अनुसार बालक को टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए कितने दिन में बच्चों को टीसी आपको, मतलब मान लीजिएगा एक बच्चा इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाके पढ़ना चाहता है तो उसे जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा वो कितने दिन में दिया जाना चाहिए, ये पूछ रहे हैं, बताएं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो दिन होना चाहिए, जो मैक्सिमम टाइम होगा वो कितना होगा, बताएं जल्दी। सवाल आपके सामने आ गया, हमारा सवाल नंबर 18 है। 18 का जवाब दो, क्या होगा? बताइएगा। अब आपने 7 दिन लिखा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितने दिन? 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, शाबाश। 18 के बाद क्या होगा? 19। बच्चों का निशुल्क है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए निशुल्क। देखो अभी मैंने पढ़ाया था, तो आपको बताना है कि अगर बच्चा दिव्यांग है, अक्षमता वाला बच्चा है, तो उसके लिए जो एज का ग्रुप होगा वो क्या होगा? नंबर 19 का जवाब दें। सवाल नंबर 19 का जवाब जी, क्वेश्चन नंबर 19। चलो, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है नंबर 19 का, और 19 में आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 6 से लेके 18 वर्ष के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई का राजस्थान में क्या नाम है? राजस्थान में आरटीई जो है वो किस नाम से जाना जाता है, बताओ। राजस्थान में से स्पेशल सवाल आते हैं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने 6 से 12 तक के लिए फ्री एजुकेशन किया। अरे तुमने वीडियो लाइक नहीं करी मेरे यार, है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में क्या नाम से? राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2005, 2011, 2010, 2009। देखो दिमाग लगाने वाले को सिर्फ दिमाग लगाना था, जो भगवान ने उसे दिया है, बाकी तो परमात्मा अपना आप ही काम कर देगा। अगर आप इसे देखेंगे तो नंबर जो आपके सामने आएगा, तो आपने जवाब दिया है ऑप्शन। एक बार पोल दिया जाए कंप्यूटर जी, एक बार पोल दिया जाए, और पोल में आपकी पोल खोलेगा ना ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल, द व्हाट इज द नेम ऑफ आरटीई एक्ट इन राजस्थान, बताएं जल्दी। सवाल नंबर आपके सामने 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब। चलो, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या है, डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है। परफेक्ट एकदम। हम्म चलो, कितना दे रहे हो जवाब? हटा, अगर इंडिया में आया तो 2010 ही होगा। देखो, अगर आपके सामने सवाल आ रहा है तो आज ना आपको एक काम करना है, मेरा आपको काम करना है कि राइट टू एजुकेशन की एक वेबसाइट है राजस्थान की, आरटीई। आप उसे देखेंगे, उसे जांचेंगे, और उसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपको ये पता चलेगा कि सवाल का जो जवाब है ना तो सी है, ना सवाल का जवाब ए है,
सवाल का जवाब या तो बी है या सवाल का जवाब क्या है, डी है। इस जानकारी जितने लोगों को ये सी लग रहा है उन्हें एक बार जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा। बाकी इस सवाल का जवाब मैं कल पक्का दूंगा तुम लोगों को, इसलिए क्योंकि आपको इस समझ में आएगा कि आपने राजस्थान का अगर रीट देने जा रहे हैं और रीट राजस्थान के लिए अगर आप आरटी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़। इतना ध्यान रखना कि ये आपके सामने डी है कि ये आपके सामने बी है, ये आपकी आंखें खोल देगा। 2010 नहीं है, जितने लोगों ने सी जवाब दिया 2010 मैं सबको बोल देता हूं वो सारे के सारे क्या हैं, गलत। सी वाले सारे मैक्सिमम ने सी दिया है वो सारे गलत हैं। अब डी पे आते हैं, वो आपको ढूंढना है। डन। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो 10 नहीं है या तो 9 है या 11 है, वो आप ढूंढ के लाना, आपको पता चल जाए। अभी बता दूंगा तो तुम लोग तो लालची हो चुके, तुम्हें पढ़ना वढ़ना तो कुछ है नहीं, है ना। चलो आगे नंबर 20 के बाद आपके सामने जो जानकारी है वो किसकी आ जाएगी, एनसीएफ। तो आरटी से मैंने आपको एक सवाल दिया है, एनसीएफ से भी एक सवाल दूंगा ऐसे ही जो आपकी आंखें खोलने वाला होगा। नया सवाल आएगा लेकिन उससे पहले एनसीएफ 2005 की जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम एनसीएफ जो है, इसके बारे में मेरे बच्चे एनसीएफ 2005 के साथ अगर आप चलते हैं तो 2005 से पहले भी आए थे, बट हमारे जो राजस्थान का अभी तक एनसीएफ रीट के पेपर में आता है उसमें आपके सामने क्या आता है, आपका एनसीएफ 2005 आता है। ठीक है, आगे दिमाग में 2011 कैसे होगा, अभी तक तुम सर्च कर ले, तुम इतने कर लिए होंगे। हाँ देखो गूगल सर्च करके आगे ना। तो कभी कभी इसलिए भी बताया जाता है कि जीवन में आपको कुछ नया जब मिलता है तो आपको लगता है हाय अल्लाह ये कैसे होगा। तो जिन्होंने 11 लिखा है वो और डिटेल के साथ देखें ये क्या है। ठीक है, चलो आपके सामने अगर ये आता है यहाँ पर तो राष्ट्रीय, इसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉर्मल शॉर्ट में बताता हूँ जीवन में। अच्छा देखो, जहां जहां एनसीएफ लिखा होगा वहां पर सारी बातें क्या होंगी, अच्छी 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 बहुत अच्छी होंगी। एनसीएफ जो है वो सभ्यता एवं प्रगति, आपका कल्चर एंड प्रोग्रेस जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध पर लिखा गया है। इसमें अध्यक्ष इसके प्रोफेसर यशपाल हुआ करते थे। कुल मिलाकर इसमें 38 सदस्य थे। 38 सदस्य में से याद रखना 35 जो थे एनसीएफ के थे अपने, लेकिन 3 जो थे वो एनसीईआरटी की कमेटी के थे। तो एनसीईआरटी कमेटी के क्या थे यहाँ, इसमें भी 7 थे। तो इसका मतलब नॉर्मली याद रखना अगर एनसीईआरटी कमेटी से कोई पूछेगा तो आपके सामने सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने कुल सदस्य 38 हो जाते हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है, उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, ये देख लिया सारे लोगों ने। हाँ आगे समझना, इसलिए मैं कहता हूं कई बार आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल आपने कहा ना सब 2009 तो 2011 कैसे होगा, तो अभी तो जब उसे पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से लिया गया है, यहां पर हमने जान लिया। अब इसकी जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। प्रकाशित जो होता है एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा। भाषा का जो फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और जो अधिगम है वो कंस्ट्रक्टिव है, ज्ञान और समझ पर, जो आपके ब्रूनर साहब की थ्योरी के आधार पर भी आगे आते हैं। और जो सूत्र है वो लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के हैं। प्रोफेसर जो एनसीईआरटी के उस टाइम थे उनका नाम था कृष्ण कुमार जी। ठीक है, तो आप इतनी अगर जानकारी रख चुके हैं तो आप बिल्कुल बढ़िया है। आगे देखते हुए एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। अब आप एक काम करेंगे, यहां मैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है ये सारे लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो सारे जितने भी बेस्ट 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 होंगे वो सारे एनसीएफ। बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किसने बात करा है, एनसीएफ ने बात करा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बच्चा क्या है, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन, दिमाग, क्रिएटिविटी सारा लिखे हो, बढ़िया। 5+3+3 हम एनईपी में बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5 जो गाइडेड है, हमें क्या करना है, बच्चे का जो ज्ञान है उसे क्या करेंगे, बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। मतलब स्कूली किताब नहीं पढ़ानी, उसे क्या है रियल लाइफ भी पढ़ाना है। दूसरी तरफ क्या है, जो रटने वाली प्रणाली है, बच्चे को रट्टाफिकेशन क्या कराना है, खत्म कराना है। कहना है कि भैया किताबों पर ध्यान ना दे, किताबों से बाहर भी क्या है जीवन है। और किताबों पर ध्यान ना देने का मतलब ये नहीं किताब ना देख के कुछ लड़का है लड़कीबाजी करने लगे। तो लोग मैंने लड़कीबाजी बोलते हो, आजकल लड़काबाजी भी चलता है। तो अगर कोई सोचता हो कि सिर्फ लड़कीबाजी चलता है तो उस बात को थोड़ा अपडेट करो, दैट इज लड़काबाजी और लड़कीबाजी। तो इसका मतलब किताबों पे ध्यान देना, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक, उसके बाद तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना और इन्हें क्या है लचीला फ्लेक्सिबल बनाना, ये वाले काम भी कर देंगे। हाँ, अब आपके सामने ये वाली बात के साथ आते हैं कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को क्या है पाठ्यक्रम में, मतलब जो हमारे उससे जुड़े हुए हैं, हमारे डेमोक्रेटिक उससे जुड़े हुए हैं, तो उस पर अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। डन।
ओके, चलेगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है, आगे बढ़ेंगे यहां पर नया। चलो आगे जो नंबर ये ना, हाँ। अरे यार एक बात तो ये सही है भाई, ये तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुमने देखा ना लड़कों को बहुत बार ये कहते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेमस हो गई एक ही से, है ना? जैसे कहते हैं, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं लोग, उन पर शक नहीं करते, है ना? यही वाली बात होगा। अब देखो, अगर लड़के कर रहे हैं ऊट पटांग वाला काम तो लड़कीबाजी बोली जा रही, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि लड़कियां पसंद नहीं करते होगी लड़कों को भी। तो अगर लड़के लड़कियों के साथ वो कर रहे हैं, उन्हें लड़कीबाजी बोला जा रहा है, तो लड़कियां जो लड़कों के साथ कर रहे हैं उसे क्या है? लड़काबाजा बोला, लड़काबाजी। हाँ, याद रखना क्या बोला जाएगा? लड़काबाजी। चलो आगे देखते हैं। इस सवाल का जवाब आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्या आपको बताना है एनसीएफ जो है वो किस पर आधारित है, बताएं। चलो। हम्म। क्या जवाब दे रहे हो बेटा पहले का से? चलो, आपने इस सवाल का जो जवाब होगा यहां पर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन होगा। बेटा व्यवहारवाद पर याद रखना, 2005 से पहले जैसे 1975 वाला देखते हो, 1988 वाला देखते हो, इसके बाद मेरे बच्चे 2000 वाला देखते हो, उसके अलावा ये व्यवहारवाद पे नॉर्मल। फिर उसके बाद क्या है, 2005 में भी आया, फिर उसके बाद 2009 में भी आया, और अब रिसेंटली 2023 में भी क्या है, आ चुका है। तो 2005 वाला जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर, संरचनावाद पर आधारित है, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, एनसीएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अगर नंबर 22 है तो जरा बताइएगा 22 का जवाब क्या? 22 का जवाब अगर आप देंगे तो सवाल नंबर 22 का जवाब जी। तो आपने अगर नंबर 22 का जवाब, थोड़ा स्पीड से चलोगे, तो 22 का जवाब क्या है? प्रोफेसर यशपाल। तो जिन्होंने प्रोफेसर यशपाल लिया वो सही है। और बेटा कोठारी कमीशन के दौलत सिंह कोठारी वो बिल्कुल क्या है, अलग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा एनसीएफ 2005 किस संगठन द्वारा तैयार किया गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। एनसीएफ 2005 किस संगठन द्वारा दिया गया? बताओ जरा। एनसीईआरटी द्वारा दिया गया, एनयूईपीए द्वारा है, एनआईई द्वारा, एनसीटीई द्वारा? तो सवाल का जवाब आपने सही चुना होगा, नंबर 23 का, एनसीईआरटी, जिसका गठन 1961 में होता है। दिल्ली के कुतुब स्टेट इलाके में ये देखी जाती है। तो एनसीटी से आपके सामने नंबर ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के जो प्रमुख मुख्य लक्षण है वो क्या है? बताओ। आपके सामने जो आएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत तगड़े वाली छींक है भाई साहब, जुकाम ना हो। नंबर 24 मेरे बच्चे। तो नंबर 24 में अगर आप जवाब दे रहे शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या होगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिक्षा के बिना अधिगम, ये बता रहे हो नंबर 24 का? ऑप्शन नंबर ए सही बता रहे हो, बिल्कुल एकदम मजा आ गया। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कॉन्सेप्ट भी मेरे बच्चे अगर कोई पूछेगा तो याद रखना प्रोफेसर यशपाल जी द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट भी क्या है, दिया गया था। एनसीएफ 2005 की किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को? बताओ एनसीएफ ने किसको बढ़ावा दिया? थोड़ा स्पीड से चलो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अरे पगलो, ओ पगलो, लर्निंग विदाउट बर्डन कहां गया? इसमें कहीं है लर्निंग विदाउट बर्ड, वो सॉरी, लर्निंग बाय डूइंग कहीं लिखा है। लर्निंग बाय डूइंग मेरे बच्चे याद रहे, LEARNING। लर्निंग बाय जो डूइंग है वो दिया गया है जॉन डीवी द्वारा। जॉन डीवी। चलो, तो सवाल का जवाब हो गया था नंबर 25 का। 25 का डी 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 कितने लगा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो डी डी तेरा देवर दीवाना नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 25 का जवाब ऑप्शन नंबर डी इंक्लूसिव, शाबाश। नेक्स्ट नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों में बच्चों की शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? बताओ। सर जी मम्मी का स्वेटर पहन लिया, पगली लंदन से लगाया, फिर मम्मी का पहन लिया।
हाँ, लेटेस्ट फैशन में आता है, मम्मी का बता रही, मम्मी का पहन लिया स्वेटर। मेरी मम्मी पहन लेगी, क्या होगा, मम्मी का स्वेटर मेरा स्वेटर, मेरा स्वेटर मम्मी का, हम तो माँ बेटा दोनों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके पहन लेंगे। मम्मी का स्वेटर पहन लिया, बताओ भैया। क्यों, माँ का स्वेटर कोई और पहनेगा, मैं ही तो पहनूंगा। चलो, तुम्हारा नंबर आपके सामने 26 आ रहा है, सवाल नंबर 26 का जवाब दो। और 26 का मदर टंग, मेरे बच्चे याद रखना, मदर टंग चाहे भैया कोई भी उसमें हो, सब जगह नंबर वही आएगा। तो 26 का जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो बिल्कुल क्या है, सही है। 26 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, जो हमारा क्या होगा, नंबर क्या है, 27। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक डैश की होती है, बताओ। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होता है, हाँ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो डैश एक की होती है, क्या, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, देखो, एक जो अध्यापक होते हैं, जैसे तुम मेरे को मास्टर तो मानते नहीं, इतनी मजाक करते हो मेरे साथ, मैं भी नहीं मानता वैसे, बालक तो मैं गधे ही मानता हूं, है ना। यहाँ मेरे बच्चे ऑल ऑफ द अबव लगाने वाले होंगे ऑप्शन नंबर डी वाले, आगे होंगे ना ऑप्शन नंबर डी। अरे देखो, मम्मी के स्वेटर पर नजर मत डालो, यहाँ नजर डालो, ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं है, याद रखना, हाँ, धोखा मिल जाएगा तुम्हें। मेरे बच्चे बस एक ही याद रखना, टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, सूत्रधार, सुविधा प्रदान करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। डी को क्या है, दीदी का देवर दीवाना नहीं मिला, दीदी का धोखा मिल गया। चलो, नंबर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट देखो, नंबर क्या होगा। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 में सप्ताह में कितने घंटे, मतलब क्लास 2 तक बिल्कुल फ्री है, नो होमवर्क होगा। अब आपको जवाब देना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 28 में कौन सा सही होगा ऑप्शन, जी बताओ। हम्म, एनसीए बेटा सब जगह थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जैसे कोठारी कमीशन आया था सब में लग गया था उसके बाद। तो आपने याद दिया, तो याद रखना बेटा, कक्षा 3 में पहली शुरुआत 2 घंटे, कितना होगा, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। तो गृह कार्य जो होगा वो क्या होगा, 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर जो 28 होगा उसका जवाब बी होगा। 29 नंबर देखो भाई, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा में अनिवार्य किया गया है। आपको ये बताना है कि जो अंग्रेजी का सब्जेक्ट है वो किस क्लास में आपने अनिवार्य किया है, नंबर 29 का जवाब देना है, जल्दी। बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है यहां पर जी, तो नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 का जो जवाब आप दे रहे हैं, तो 29 में मेरे बच्चे याद रखना, कक्षा 1 से अनिवार्य अगर होगा, तो हमने कहा है एनसीएफ की रूपरेखा में अंग्रेजी विषय को बेटा याद रखना, शिक्षा मातृभाषा में देनी है, लेकिन विषय जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 1 से ही शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग गलत डाउट में रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 5-6 तक तुम ये चलेगा, सर जी हमारे यहाँ तो कक्षा 6 में अंग्रेजी शुरू होती थी, मानो कान के पीछे पटाखे सा है पगले। क्या होगा, क्वेश्चन ये 6 है, ये बात ना वो थी हमारे यहाँ स्कूल राजस्थान में, कहते हैं ना छोटी क्लास में जाकर अंग्रेजी चलाई जाती है, भैया इन्होंने तो अंग्रेजी पहली से ही दे रखी, पढ़ने वाला ऐसी बात करता अलग है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 29 का जवाब। आगे देखो, नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो तरीका है वो क्या होगा, नंबर बताओ जल्दी, सवाल नंबर 30 का। चलो, सबने गलत कर दिया, जिनका ठीक था बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ बिल्कुल एकदम प्योर है भाई साहब। हाँ, हाँ, मम्मी वाला स्वेटर उतार दिया मैंने। चलो,
गर्मी लगने लगी थी। नंबर आपके सामने जो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं नंबर 30 में, तो सवाल नंबर 30 का जवाब क्या दे रहे हो? ऑप्शन नंबर बच्चे क्या होगा? डेली जो एक्टिविटीज होंगी, बच्चों का आकलन क्या है? डेली एक्टिविटीज में क्या जाए, रोजमर्रा जीवन में उसका क्या चल रहा है। इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 30 के बाद आपके सामने आती है जानकारी नंबर 31 के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस परीक्षा सुधार का सुझाव देती है? बताओ कौन से एग्जाम के रिफॉर्म पर बात करती है? नंबर आपके सामने 31 है। बताओ क्वेश्चन नंबर 31। अब बताओ नंबर 31 का जवाब दो। हाँ गर्मी होगी यार। आप बहुत बदतमीज हो यार, तुम ध्यान रखना। हाँ बहुत बदतमीज हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम सुधर जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी दिन बहुत मारूंगा पकड़ पकड़ के। नंबर 31 का अगर आपने जवाब दिया है तो 31 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो याद रखना, सजेस्ट ये करता है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, ये हटाओ। बस 10वीं कक्षा की वैकल्पिक परीक्षा, बोर्ड वाली परीक्षा वाली बात जो है, ये ना हो कि इन्होंने क्या ऑप्शनल करना है। क्या करना है? ऑप्शनल करना है। तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अब बताओ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में अगर आप बच्चे को लाओगे तो आप उसे कैसे शामिल करोगे? नंबर 32 आपसे ये पूछना चाहता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछना चाहता है, आप उसे कैसे इन्वॉल्व करेंगे? बताओ जी। तो आपने यहां पर जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, नंबर आपसे कह रहे हैं नंबर 32, तो सवाल नंबर 32 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखना, कोई भी बच्चा हमारी क्लास में अगर आता है तो सबसे पहले मेरे बच्चे उसके इंटरेस्ट को जानना है। तुम्हारा इंटरेस्ट पता नहीं कहां कहां लगा हुआ है मेरे यार। तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लगा हुआ। देखो ये तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट मैं जानता हूँ गलती जगह लगा हुआ, तुम बस पढ़ने में इंटरेस्ट लगाओ, इधर विधर मत देखो, है ना। चलो तो यहां पर जो सवाल का जवाब होगा वो ऑप्शन क्या है? बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या 5 निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सी एक जो है? आपको वन ऑफ द 5, 5 जो प्रिंसिपल है उनमें से कोई एक दिया गया है, बाकी 4 गलत है। बताओ जरा। हम्म, बताइएगा। क्या जवाब दे रहे हो? आपने कहा सर 33 का लगा हुआ, आप ऑप्शन नंबर बी। नहीं मेरे बच्चे, बी गलत होगा। लर्निंग एज ए सेकेंड ना, चेंजिंग पर्सपेक्टिव ना, क्रिएट स्ट्रॉन्ग नहीं। हमें क्या करना है? लिंकिंग नॉलेज टू द क्या है? लव। अभी तो बताया था बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या करना था? बाहरी जीवन से जोड़ना। और इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो जिन्होंने ए जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखेंगे नया सवाल नंबर 33 के बाद नंबर क्या है? 34। एनसीएफ 2005 की संसूचियों के अनुसार, मतलब एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005, परसेंटेज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, जो लघुत्तरीय आंसर नहीं होते, छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए जी। चले आपने क्या दिया इस सवाल का जवाब, बताएं जरा। बहुत बढ़िया, आपने इस सवाल का जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 34 का जो जवाब होगा वो क्या है? बी। 25 से 40%, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, ज्यादा बच्चा लिखने में और उसमें ना लघुत्तरीय, मतलब उसकी समझ भी पता चले और रट्टाफिकेशन भी ना करना पड़े, अपनी समझ से जवाब दे पाए। बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 की संसूचियों के अनुसार अरे भाई साहब पानी पीना पड़ेगा। आ जाओ। संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? बताओ जरा। मेरी तो ज्यादा बोल देता हूँ आजकल, जीभ तुतलाने लगती है, फिर पानी पीता हूँ तब सही होती है। ये अलग ही बीमारी लगी मेरे को, इसका इलाज करवाना पड़ेगा।
आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है नंबर 35 का, तो सवाल नंबर 35 में अगर आपने जवाब दिया है तो नंबर 35 का जवाब दे रहे हैं आप क्या, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। मेरे बच्चे याद रखना, यहाँ क्या होगा, आप कहते हैं मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित परीक्षण के आधार पर, या उसके बाद लिखित, दोनों के आधार पर, तो मैक्सिमम लोगों ने सवाल का जवाब दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। और जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो दीदी तेरा देवर दीवाना सही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला, ठीक है। तो जो पगलेड हो रहे ना, तुम इधर पढ़ने वढ़ने नहीं आ रहे, तुम सोचो मैंने ये ऑप्शन क्यों बनाया दीदी तेरा देवर दीवाना, क्योंकि इसमें दीदी भी और देवर भी। तुम लोगों को मैं कहता हूं दीदी रुक जाओ, तो ना तो लड़कियां रुकती कई बार, ना वो लड़का रुकता। तो जितने तुम परेशान हो ना, तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 4 बनाया मैंने, दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है। जो तुम लगे रहते हो, तो सी वाला गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। नेक्स्ट नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिएगा जरा। सवाल नंबर 36 का जवाब दें आप। जल्दी बताओ। तो आपने यहां पर जवाब दे रहे हैं सवाल का जवाब नंबर 36 पे, और 36 में अगर आपने देखा इस सवाल का जवाब, तो मेरे बच्चे 36 का जो सही जवाब होगा, बहुत प्यारा एकदम सही जवाब है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। कि ए और बी दोनों इसमें क्या है, सही है। कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी शामिल है, क्योंकि हम कल्चर से जोड़ के चलेंगे, और बच्चे की पर्सनैलिटी और उसका मेरे बच्चे मेंटल वो सारा भी देखेंगे। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 36 का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर आपके सामने 37, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद डैश भाषाओं में किया गया है। आपको बताओ कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, फटाफट बताइए कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। चलो तो आप यहां सवाल का जवाब दीजिएगा जरा, क्या होगा। हम्म। एक सेकंड में। ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, क्यों पता नहीं। चलो आपने यहाँ पर नंबर 37 में अगर जवाब दिया है, तो मेरे बच्चे याद रखना, आपके सामने तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22। क्योंकि 22 भाषाओं में है, और 22 ही भाषाओं में इंडियन वो हमारा क्या है, हिंदुस्तान के उसमें जो 22 राज्य की भाषाएं हैं, उन्हीं सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, उसमें उच्च स्तर पर इसे क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द वर्क शुड बी डन एट द लेवल एट विच इट इज पॉसिबल एंड नॉट एट ए हायर लेवल। मतलब जिस लेवल पर है, पीआरटी लेवल पर पीआरटी वाला, टीजीटी पर टीजीटी, तो यहां पर ही होना चाहिए। तो इस सवाल का जो मतलब होगा वो क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, सवाल नंबर 38 का जवाब अगर आप देंगे, तो याद रखना मेरे बच्चे, इसे ना तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, ना कोग्निटिव एलिजिबिलिटी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो याद रखना हमारा ये पूरा जो सिद्धांत काम करता है, गाइडेंस उस पर काम करता है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, कोई नहीं, भगवान उनका भी भला करेगा। तो सवाल का जवाब आपने कोग्निटिव वैलिडिटी दिया, वो गलत है। वो याद रखना 38 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, नहीं, पूरकता का। अच्छा एक काम और करो, एक चीज और गड़बड़ होगी इसमें। इन्होंने क्या बोला है, क्या दे रहे हो तुम लोग जवाब, पोर्टल एक बार पोल लेना, पोल लेना, एक पोल में दे रहा हूं जवाब। नहीं नहीं नहीं, पोल में जवाब देंगे, एक चीज बतानी थी। नंबर 38 पोल में जवाब देना मेरे बच्चे, एक बार पोल में जवाब देंगे सब, सवाल नया है, बढ़िया है। हम्म।
धन्यवाद धन्यवाद। चलो, कुछ लोगों ने डी दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है, कुछ लोगों ने कुछ और दिया है, इसे देख लेते हैं एक बार, आ जाओ जना, है ना। आओ, इस सवाल में ना प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस तो ठीक था, लेकिन ऐसा है कि छोटी क्लासेस में क्योंकि गाइडेंस नहीं चलेगा, तो यहाँ ना कोग्निटिव वैलिडिटी वाला भी काम नहीं करेगा। इसका जो जवाब होगा ना बेटा, वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंटेरिटी। इसको जो बोला जाएगा पूरकता का सिद्धांत। क्या बोला जाएगा, मेरे याद आ गया, ये पूरकता का जो सिद्धांत आपके सामने बोला जाएगा, ये पूरकता के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या है। कैसे होगा कि जैसे ना आपने यूनिफॉर्म पैटर्न वाला सुना होगा। हाँ हाँ, ना ना, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। एक ना, अगर अगर अपर क्लासेस पे जाएं, तो ये जो सवाल है ना मार्गदर्शक वाला, ये थोड़ा सा ना एक रिलीजियस या थोड़ा सा उसमें हो जाएगा, तो गाइडेंस वाला। तो सवाल का जो जवाब होगा ना, जो बच्चा जिस चीज में कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, या जिस चीज में उसका कंपटीशन हो, या जिस कंपटीशन भी नेगेटिव वर्ड है, जिस चीज में उसे काम करना है, उसकी पूरकता के हिसाब से रखना। तो यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा, वो ना तो डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब आप इसे एनसीएफ में पढ़ेंगे तो मेरे याद आया, जब वर्क एजुकेशन के काम पर हम पढ़ते हैं, तो वर्क एजुकेशन मतलब जिसका जैसा काम है उसे वैसा ही काम मिलना चाहिए, ना कि हायर लेवल का। देखो, इसने ये कहा, इसका यहाँ इसमें समझा देता हूं, ये देखो, सवाल कहना चाहता है कि हमारा जो बच्चा है, जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उससे बड़े। मतलब जो बच्चा जिस लेवल पर है, उसी लेवल पर उसके साथ, इसका मतलब उस लेवल पर ही उसे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसमें, कि मतलब जहां जिस लेवल पर है उसी लेवल पर उसे होना चाहिए। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या, मतलब आप किस काम की पूरकता पर आधारित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 39 का जवाब दो। थोड़े बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 39 का जवाब दीजिएगा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 39 का बेटा, डी भी ना ठीक है, बट गाइडेंस में ना थोड़ा सा, क्योंकि एक सेकंड यार, मेरे को ना, अच्छा एक काम करो, 38 पे डाउट कर लो। डी वाला देखो, मैं गलत नहीं कह सकता, बट पता नहीं, मैंने जब एनसीएफ पढ़ा है ना, एक सेकंड देखो। हाँ, हायर लेवल, यार ये ना क्वेश्चन डाउट में ही आ जाएगा, वरना एक मिनट रुको जरा। एनसीएफ, एक मिनट, इसे ना वो लाइन एज इट इज, एक सेकंड मेरे को है ना। नहीं नहीं, हाँ। पूरा नहीं देगा, हाई बेटा, एक सेकंड रुको, तो मैं इसमें ना कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार रुको। पेज नंबर क्या है इसका, 124। हम्म। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आंसर को जानना चाहते हैं, सिर्फ एबीसीडी में मतलब रखते हैं। अगर एबीसीडी मतलब है, तो मैं फिर इस क्लास का वही मतलब हो जाएगा, जो आप सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हाँ जी, कोई मास्टर आए और आपको पढ़ा के चला जाए। लेकिन अगर कोई इसमें है, तो समझना चाहते हो तो मेरे बच्चे रुक जाओ, नहीं समझना चाहते तो मैं फिर कुछ कहूँ ही नहीं आपको। आपने इतना आज तक पढ़ा ही नहीं भाई, रुको जरा। पेज नंबर यहाँ होगा, एक सेकंड, 5.1.3 है ना।
बाकी तुम लोग यूट्यूब पर देखो, मेरा काम होता है कि मैं उस चीज में अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। बाकी क्या प्रिंसिपल में आता है, सीओए, कम्युनिटी, एकेडमिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, ओवरलैपिंग होगा, प्रिंसिपल। ये लो, तुम मानोगे तो हो नहीं, फिर ये ला। अब इसका सिनोनिम्स बताओ, सब्सिडरी का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको ये वाली बात था, इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे अगर पढ़ना वो है कि बस आंसर जानने हैं, तो फिर मैं बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगा, फिर तो जो तुम्हारा मन करे। ये लो, लाइन पढ़ो। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेटरी इज द बेड रोक ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज जो राजस्थान उसमें चलते हैं, जब राजस्थान में पंचायत राज सबसे पहले जब उसमें द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेटरी सुटेबल करती है व्हाट कैन बी डन बेस्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल शुड बी डन एट दैट लेवल एंड नॉट एट हायर लेवल। आगे ना, तो इसका मतलब जब आपके सामने सवाल आता है, तो यहां पर जब आप देखें इसके सिनोनिम्स के रूप में देखेंगे, तो ये लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ जो सब्सिडरी होता है, मतलब एक चीज नहीं तो उसकी जगह, तो व्हाट कैन बी डन बेस्ट एट द पर्टिकुलर लेवल शुड बी डन एट दैट लेवल नॉट एट ए हायर लेवल। तो जहां हम इस बात की बात कर रहे थे, तो इसलिए अगर आपने इस सवाल का जवाब हम जब लगा रहे थे, तो जितने लोग इसे प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस बता रहे थे, देखो हो गया गलत। मोरल डेवलपमेंट वाले तो ऐसे थोपने की कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर कि नहीं मोरल डेवलपमेंट लगा दो और उसके बाद कोग्निटिव वैलिडिटी। तो इसका मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्या कर दिया, सिनोनिम्स चुन लिया है। अच्छा, मैं आराम से इस सवाल का जवाब देके निकल गया था, ऑप्शन नंबर डी। तुमने भी ऑप्शन नंबर डी दे लिया था, तो इसके जैसे तुमने डी लिखा तो हम डी मान लेते, हो गया था ना काम। अब हिंदी में बेटे जैसे हिंदी में लिख दिया ना पूरकता का सिद्धांत, अब इसे पढ़ने में यही कहा जाएगा, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि व्हाट कैन बी डन, कि हम किस चीज को बढ़िया तरीके से उस पर्टिकुलर लेवल पर प्राप्त करते हैं, शुड बी डन एट दैट लेवल नोट, कि उसी लेवल पर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, ना कि उससे ऊपर वाले ज्ञान के साथ। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। मेरे को बस जानकारी मतलब आधी अधूरी नहीं थी, पूरी जानकारी आपके सामने अब आ गई। ठीक है, चले तो ये तुक्के मत मारा करो चीजों को वहीं के साथ। अब बढ़ जाऊं आगे, तो सवाल का जवाब आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो गुणवत्ता, ये जो क्वालिटी का डायमेंशन है, वो मोर इंपोर्टेंस देता है किस चीज पर, बता दिया। जिन्होंने ए दिया जीवन भर अब उसे याद रखेंगे, चलिएगा। नंबर आपके सामने आता है 39 का। एक और सवाल हमने आपके सामने रखा जी। हाँ, अब एक बात सोचो, हमें सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, लेकिन उस 2 मिनट के एक्स्ट्रा में हमने एक सही जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए, आपके सामने नंबर 39 है। सवाल नंबर 39 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो 39 का जवाब होगा, सीधा सीधा क्या करेंगे, अब देखो बढ़िया सवाल ये, क्योंकि नया सवाल है, 39 में आप जवाब देंगे। आपने आज तक बाकी जो आरटी के सवाल पढ़े थे वो तो बेसिक हैं, आपको पता था। एनसीएफ के सवाल बेसिक हैं, वो तो पढ़ा ही था आपके सामने। लेकिन इस सवाल में जो नंबर 39 में आपके सामने आएगा, तो सवाल नंबर 39 का जो जवाब है वो आपके सामने अगर आ रहा होगा तो बताओ। यहाँ तो नंबर 39 अगर आपके सामने आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कि बालकों के लिए संरचित अनुभव है पाठ्यक्रम सुधार को, क्वालिटी डायमेंशन, मतलब अच्छा ज्ञान। तुम क्या करते हो, क्वांटिटी, हम क्या बात कर रहे हैं, क्वालिटी। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा, क्वालिटी का डायमेंशन बेटा सबसे बड़ी बात है कि अच्छी चीजें आपको मिले, जितना अच्छा ज्ञान मिलेगा उतना ही आप अच्छा आगे बढ़ेंगे। जैसा आपने मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी दे दिया कि एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इसने क्वालिटी डायमेंशन पूछा था। और सीधी सीधी बात है कि एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म, कि बच्चा जब भी कोई जरूरत हो तो उसमें रिफॉर्म में क्या हो, सुधार किया जा सके, और अगर वो सुधार किया जाएगा तो बच्चा हमेशा आगे बढ़ने का काम कर पाएगा। नेक्स्ट, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। नंबर 40 का आपको जवाब देना है, बताइए। सवाल नंबर 40 का आप जवाब देंगे, क्या होगा। हम्म।
हाँ, चलो, नंबर आपके सामने 40 है और 40 का जवाब आपने ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी। तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इंक्लूसिव जो स्कूल है उसमें समावेशी विद्यालय में उसका समावेशन होना चाहिए। जितने लोगों ने सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम क्या है, बढ़िया है, बेहतरीन है। क्लास को रोक दे और पढ़ोगे। और पढ़ोगे। चलो, अब आ जाते हैं एनईपी, है ना। आपने एनईपी 2020 के बारे में जिक्र किया होगा, और जो जिक्र करेंगे बस सब बढ़िया 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 और एकदम क्या होगा, बढ़िया। तो जब भी आप एनसीएफ पढ़ते हैं वहां पर सब कुछ बढ़िया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके बारे में घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2030 को, 2023 में ये जो है सारे जगह लागू हो जाती है नॉर्मली, 2024 में उसको आगे बढ़ाया जाता है, और 2025 आते आते इसमें कुछ नए रिफॉर्म होंगे। बट जो फैक्ट डेटा कहता है 29 जुलाई 2002 को इसकी घोषणा की गई। कस्तूरी रंगन साहब जो आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में इसकी क्या है, शुरुआत की जाती है। उसके अलावा वर्ष 1968 में और 1986 के बाद ये भारत की तीसरी पॉलिसी आ रहती है। और दूसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम इसे कहते हैं कि 34 सालों बाद अगर देखेंगे, लेकिन अब 36 वर्ष बोलोगे, क्योंकि 2020 से लेकर अगर 2025 पे आओगे तो फिर आपके सामने 36 वर्षों के आधार पर आ जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर प्रावधान पर बात करेंगे, अच्छा इसके एक काम करा देता हूं, ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसके कुछ सवाल कर लो, फिर क्लास को खत्म कर देंगे। बाकी तुम्हें सारा पता ही है, तो एक बार मैं उसे वही पढ़ा देता हूं तुम लोगों को क्वेश्चन। चलो, निम्न में से जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बताओ बस। चलो इनके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी अभी रिसेंटली पढ़ा के आया था, पीडीएफ में शेयर कर देंगे आपके सामने। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भैया मजा तो यहीं आएगा, बाकी जगह तो तुम्हारे पता ऑप्शन ही क्लियर नहीं होंगे। हम्म। चलो, नंबर आपके सामने आ रहा है जो हमारा क्या है, 41, और सवाल नंबर 41 का जवाब आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सवाल का जवाब एकदम सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्र बिंदु है, वो फोकस पॉइंट है, वो क्या है, फटाफट बता दो मेरे बच्चे। फोकस पॉइंट जो है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आपके सामने यहाँ नंबर आ रहा है 42। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, कठोर पाठ्यक्रम हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक हमारा जीवन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है। ओ भाई साहब, कौन सा था जिसने ऐसा बोला? भैया ऐसा है, इनको जरा तुम भूल जाना, ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही है ना। तो इधर की तरफ जाओगे, मुख्य बिंदु परीक्षा की ओर, उसके लिए सीखना नहीं था, कठोर भी नहीं था, इन्होंने अंग्रेजी वाले ने दी नहीं। हिंदी वाले बेटा ऑप्शन नंबर बी गायब हो गया। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन होगा। 20 का मतलब क्या, बहुस्तरीय, बहु वो नहीं जिसकी तुम्हारी जरूरत है, बहुस्तरीय एवं क्या होगा, चहुमुखी विकास, चहुमुखी एजुकेशन वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इधर की तरफ आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, जो शिक्षा है उसे किस पर बल देना चाहिए बताइए, नंबर 43। नंबर 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो आपको बताना इस सवाल का जवाब, और अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर लगा रहे हो बी। मेरे यार है, बस क्या तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। नंबर 43, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बी क्यों लगा रहे हो। हाँ बेटा, एस्टेट का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, दोबारा रिवीजन करा दूं अगर जरूरत है तो बता दियो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके हिसाब से इस पर बताना है कि जो अधिगम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जल्दी बताओ।
कितना होना चाहिए? सवाल आपके सामने आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सवाल नंबर 44 का जवाब देना है भैया, नंबर 44, जल्दी जवाब दें। सवाल नंबर 44 का जवाब। ऑप्शन नंबर 44 का ए। अरे पगलो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 स्टेट करती है क्या? कंटेंट ओरिएंटेड, किताब ओरिएंटेड, एक्सपीरियंशियल। भाई ना तो कंटेंट, ना किताब, ना व्यवहार। याद रखना, जितना बच्चा करेगा प्रयोग, एक्टिविटी, एबिलिटी, इस पर करेगा काम। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा सी। जिन्होंने नंबर दिया है 44 का ऑप्शन नंबर सी, वो सारे सही हैं। बाकी थोड़े से दीदी तेरा देवर दीवाना पे ज्यादा जो पहुंच रहे हो। अरे डी के चक्कर में मत जाओ, व्यवहार पे मत देखो। हाँ, सामने सब अच्छे होते, पीठ पीछे ही छुरे लेके खड़े होंगे लोग। नेक्स्ट नंबर देखो यहां पर आपके सामने जी। हम्म नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा? ये सवाल तो बेटा मैं राष्ट्रीय नीति हो, एनसीएफ हो, आरटीयू, सब पे काम करेगा। चलो, नंबर आपके सामने 45, और 45 में जो जवाब दे रहे हो कौन सा दे रहे हो? बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 45, ऑप्शन नंबर क्या लगाए हो? सी। तो कक्षा 5 तक। नॉर्मली मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई लिखेगा तो याद रखना इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा, बढ़ाया जा सकता है। तो अगर कोई पूछेगा बढ़ाया जा सकता है तो याद रखना कक्षा 8 तक। अंग्रेजी वालों के लिए लिख देता हूं कि एक्स कैन बी, कैन एक्सटेंड या एक्सटेंडेड। एक्सटेंड जो किया जा सकता है, टिल क्या किया जा सकता है? 8th क्लास तक। डन। नेक्स्ट, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मेरे बच्चे अभी तक पहली 1968 वाली होगी, उसके बाद क्या होगी? 19 ये 2020 वाली होगी। बीच वाली जो दूसरी थी उसका टाइम पीरियड भर दो फटाफट। चलिए बताइएगा। आपके सामने नंबर 46 जो आ रहा है ये क्या होगा? सवाल नंबर 46 का जो जवाब होगा। नंबर 46 अगर आप जवाब देंगे तो सवाल नंबर 46 का जो जवाब होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 1986 का ही मेरे बच्चे रिवीजन जो है ये 1920 वाली हमारी पॉलिसी है। आगे देखेंगे, नया नंबर आपके सामने क्या आता है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इसमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? बताओ। 10+2 का जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है आपको बताना है। चलो, नंबर आपके सामने 47 में अगर आपने जवाब दिया है तो 47 का जवाब मेरे बच्चे 5+3+4 हो गया। 5+3+3 प्लस क्या हो जाएगा? 4, जो हमारे उसमें आ रहा है सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? सवाल नंबर 48 का जवाब देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन हेतु कितना, हमारा जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है वो कितना रखा गया है? तो याद रखना ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशो है नंबर 48 का वो रखा गया है 50%। कितना? कि 50% तो भैया नामांकन होना चाहिए, पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो सवाल का जवाब हो गया सही 49 पे आओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल असेसमेंट सेंटर को क्या नाम दिया गया है? दिशा दिया गया, परख दिया गया, दीक्षा दिया गया, निखार दिया गया। बताओ जरा क्या जवाब दिया गया। चलो, नंबर 49 ऑप्शन। जितने भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं ये बताओ तुम्हें सीटेट कितने पास हो? जितने सीटेट पास हो एक बार लिखना जरा। सीटेट पास वाले बस दिल भेजें एक बार, है ना, लाल लाल दिल भेजो। तुम्हारे लिए एक सूचना है बहुत जरूरी, अभी के अभी 50 नंबर के बाद बताऊंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है सूचना है। बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है? परख है।
परख का नाम मेरे बच्चे ऑप्शन में तुम्हें जवाब देना है कि फुल फॉर्म क्या होगा, इसका जवाब देना। नेक्स्ट नंबर देखो क्या होगा। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? एनई आपके ईसीसीई का जो पूरा रूप है वो क्या है बताओ। ईसीईसी का, बहुत बढ़िया, बहुत सारे दिल वाले आगे, इसका मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पास वाले ना, शाबाश। रीट भी पास करना है, केवीएस भी पास करना है, डीटीपीएस भी पास करना है, जोन सा एग्जाम आ जाए सारे को पास करना है कि नहीं? बहुत बढ़िया। नंबर 50 का जवाब मेरे बच्चे एकदम सही है। इसको क्या बोला गया? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्लास अब आपके सामने आएगी कल रात को 8 बजे। अभी आप करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और तुम्हारे लिए एक सूचना है, वो ये है कि आपके सामने एक क्लास को पिन किया गया है, तो तुम्हारा सोना और तुम्हारा जाना बिल्कुल मना है। जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, ऊपर एक लिंक दे दिया गया है, इस पर क्लिक करो, और जितने भी सीटेड बच्चे पास है केवीएस डीएसएसबी के लिए, तुरंत के तुरंत केवीएस की क्लास में पहुंच जाओ। वहां पर संदीप सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ओवर टू यू संदीप सर, है ना? जो एस्टेट वाले हैं वो भी जाओ, उनके लिए भी रीजनिंग काम की है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरी क्लास इतनी थी। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो कल का टॉपिक ध्यान है ना, प्याजे वाइगोत्स की ब्रूनर एकदम चकाक करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।